डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट स्टोरी ऑफ इंग्लिश का वन शॉट ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें से 95% पक्का लड़ेगा। बस इतना ही पढ़ लीजिए और आपका ऑब्जेक्टिव वन शॉट स्टोरी ऑफ इंग्लिश का काम तमाम। अब आपसे ये कहना है कि आप लोग के पास ये जो वीडियो जा रहा है इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसको याद कर लेंगे। फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या एग्जाम के लिए नहीं रह पाएगी स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। तो आइए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलें। यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें, और पहले से आप चैनल में सब्सक्राइब किए हुए हैं तो लाइक कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप कौन हैं। तो आइए बिना लेट किए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सॉल्यूशन करने के लिए। तो आपके सामने स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 1 है, पायर्स द प्लाउमैन इज रिटन बाई। यहाँ देखेंगे पायर्स द प्लाउमैन इज रिटन बाई। ये क्वेश्चन 2018 यानी 2018 में पूछा जा चुका है कि पायर्स द प्लाउमैन किसने लिखा है। तो मैं आपको बता दूं, पायर्स द प्लाउमैन लैंगलैंड ने लिखा है। याद रखना है, लैंगलैंड, ये रखना है याद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये एक पुस्तक का नाम है, इसको किसने लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि अनीता देसाई, कमला दास, तोरू दत्त, अरुंधति राय। तो आप अरुंधति राय को टिक करेंगे कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय ने लिखा है। मैं आपको पुनः बता दूं, यह एक मॉक टेस्ट की तरह है। पहले आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आप मन में ही जवाब दीजिए और देखिए, मिलाइए कि मेरे जवाब से आपका मिल रहा है कि नहीं। इससे आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा और तैयारी भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन है 3rd नंबर कि द नेम ऑफ अगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली डैश डैश सेंचुरी। तो अगस्टन जो एज था वह किस सेंचुरी का था। तो ये दिमाग में रखेंगे कि 3rd नंबर क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूछ रहा है कि द ईयर एडी 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डैश डैश पीरियड। यानी 1066 ईस्वी। एडी का मतलब मैं बता दूं एनो डोमनी होता है और इसको हिंदी में ईस्वी कहते हैं। और कहीं बीसी मिले तो इसका मतलब ईपू, मतलब ईस्वी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि द ईयर एडी 1066 यानी 1066 ईस्वी इज टेकन टू बी द इंड ऑफ। कहाँ से इंड जो है कि इसका जो इंड हुआ, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में है। तो पूछ रहा है कि मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश और नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर का हम लोग बी आंसर लेंगे। जैसे कि ओल्ड इंग्लिश का अंत क्या था, तो 1066 ईस्वी था। आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बताया गया है कि 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक, ध्यान रखिएगा, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था। ये ओल्ड इंग्लिश का पीरियड रहा। तो ये अंत में देखिए 1066 आया है। इसी के बारे में पूछ रहा है कि ये 1066 जो है किस इंग्लिश का अंत है। तो यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश का अंत है, याद रखना है। उसके बाद मैं फिर आपको अगले स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे है कि डैश डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। यानी मॉडर्न नोवेल का मतलब आधुनिक उपन्यास, आधुनिक उपन्यास, याद रखेंगे, उपन्यास। आधुनिक उपन्यास के फादर कौन है, पिताजी कौन है, जन्मदाता कौन है, तो रिचार्डसन को बोलते हैं। रिचार्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। इन्होंने कौन सा नोवेल लिखा था, तो पमेला, याद रखना है, पमेला नोवेल लिखा था। इस पर भी क्वेश्चन पूछ देता है कि हु हैज रिटन पमेला, तो रिचार्डसन के द्वारा पमेला लिखा है। ये पमेला 1740 में पब्लिश हुआ था, याद रखिएगा। पमेला कब पब्लिश हुआ था, तो 1740 में। और पमेला के राइटर रिचार्डसन
यानी इनका पूरा नाम सैमुअल रिचर्डसन था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे है और ध्यान देंगे कि मैकबेथ एंड जूलियस सीजर ये आर रिटन बाई, ये दोनों जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, ये दोनों को किसने लिखा है। तो यहाँ दिया है जॉनसन, गोल्डस्मिथ, शेक्सपियर और शेरिडन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको किसने लिखा था। आपका क्या जवाब है, तो मैं समझ रहा हूँ आप लोग जवाब देंगे शेक्सपियर। तो एकदम करेक्ट आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर है। इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड। वैसे अंग्रेजी जो 1500 ईस्वी से यूज हो रहा है उसको क्या कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश में जो है 3 पीरियड थे हिस्ट्री में इंग्लिश के। फर्स्ट नंबर ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको 449 AD टू 1066 तक, ये याद रखना है, 1066 तक। उसके बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड 1150 AD टू 1500 AD, और फिर मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक, तो 1500 AD टू टिल नाउ, मतलब अभी तक के अंग्रेजी को मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। तो 1500 से लेकर अभी तक के इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाना जाता है, ये बात याद रखना है। उसके बाद मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टूक प्लेस ड्यूरिंग। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट यानी जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ वो किस दौरान हुआ, मॉडर्न इंग्लिश के दौरान हुआ कि मिडिल इंग्लिश के दौरान हुआ कि ओल्ड इंग्लिश के दौरान हुआ कि ब्रिटिश इंग्लिश के दौरान हुआ। मैं आपको बता दूं मिडिल इंग्लिश के दौरान हुआ। और कब से कब तक हुआ, तो मैं आपको बता दूं 14वीं सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच हुआ ये ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है 9 नंबर, सावित्री हैज बीन रिटन बाई या सावित्री इज रिटन बाई। सावित्री एक पुस्तक का नाम है, किसने लिखा था, तो अरविंदो घोष, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, तोरू दत्त। तो सावित्री को किसने लिखा था, आइए जानते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को कि अरविंदो घोष ने सावित्री को लिखा था। अरविंदो घोष, ये याद रखेंगे, सावित्री नामक पुस्तक अरविंदो घोष ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है और इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि द वेस्टलैंड हैज बीन कंपोज्ड बाई। वेस्टलैंड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि यह TS एलर्ट इनके द्वारा लिखा गया है। जो एक और चैप्टर रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन में इन्होंने लिखा है, एक और चैप्टर का नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, याद रखिएगा, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इन्होंने ही लिखा है, TS एलर्ट ने लिखा है। तो द वेस्टलैंड भी लिखा है इन्होंने और मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, दोनों को याद रखना है। मिलते हैं अगले स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने स्क्रीन पे और इसमें कह रहा है कि न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, याद रखेंगे, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। यानी विश्व के विभिन्न पार्ट से जो नए प्रकार के नए वैरायटीज के इंग्लिश इमर्ज्ड मतलब उत्पन्न हुए आए, उसको कौन सा इंग्लिश कहा गया। तो रियल में तो इसको कहा जाएगा वर्ल्ड लैंग्वेज या फिर ग्लोबल लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पे न्यू इंग्लिश के नाम से हम लोग जानेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है स्क्रीन पे और इंग्लिश लैंग्वेज इज, क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज माने अंग्रेजी भाषा इज डैश डैश दैन संस्कृत एंड पर्शियन। यानी अंग्रेजी भाषा संस्कृत और पर्शियन
भाषा से क्या है, ओल्डर है कि यंगर है कि क्लासिकल है कि नन ऑफ दिज है, तो मैं आपको बता दूं यंगर है। याद रखिएगा, यंगर का मतलब बाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है स्क्रीन पे, और मैं आपको बता दूं कि द रोमांटिक रिवाइवल, ये जो देख रहे हैं आप, द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, तो यह किसके द्वारा जो है कि एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है रोमांटिक रिवाइवल, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन है, लामिया एंड हाइपेरियन, देखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, और सॉरी बुक के रेनबो में लेसन नंबर 4 ओड टू ऑटम में ये दोनों का जिक्र है, जिसको जॉन किट्स ने लिखा है। उनकी ये पुस्तकें जो हैं फेमस हैं, वो किनके द्वारा लिखी गई हैं पूछ रहा है, तो जॉन किट्स के द्वारा। याद रखिएगा, ये आपके रेनबो में ओड टू ऑटम नामक लेसन इन्होंने पोयम लिखा है, बसंत के गीत। ये आपका 4 नंबर पोएट्री है, याद रखना है। द डेवलपमेंट ऑफ डैश डैश वाज हेल्प बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा किस इंग्लिश को विकसित करने में सहायता प्राप्त हुआ। तो अगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 1476 में आई थी, याद रखिएगा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 1476 एडी में आया। जब ये आया तो इंग्लिश के विकास में बहुत ही गति से जो है कि इसका विकास हुआ, और यह काफ़ी आगे तक बढ़ा। तो वो था कौन इंग्लिश? मॉडर्न इंग्लिश। क्वेश्चन है कि द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नॉन एज, जो मुख्य लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई चेंज मतलब परिवर्तन, जो मुख्य भाषायिक परिवर्तन हुआ उसे किस इंग्लिश उसे जाना जाता है, क्या चीज़ से? तो ग्रेट वोवेल शिफ्ट से जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ देखिए, अनटचेबल एंड कूली, ये दोनों पुस्तक हैं, इसको किसने लिखा? तो मैं आपको बता दूं, इसको जैसे R.K. नारायण दिया है, मुल्क राज आनंद दिया है। M.R. आनंद का मतलब मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद देखना है, तो इसको मुल्क राज आनंद ने लिखा है, और ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे। द वर्ड ड्रामा, ड्रामा शब्द कम्स फ्रॉम ए डैश डैश वर्ड, कहाँ से आया, मतलब कहाँ से आता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस शब्द से हुई? तो ग्रीक वर्ड है ये ड्रामा, ग्रीक वर्ड, याद रखेंगे, ग्रीक वर्ड से ड्रामा की उत्पत्ति हुई है। 19 नंबर क्वेश्चन है, तुगलक इज रिटन बाय, तुगलक किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैं आपको बता दूं, गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया है तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे 20 नंबर, T.S. एलर्ट, T.S. एलर्ट इज अ डैश डैश पोएट, T.S. एलर्ट किस सदी के कवि है भाई? तो 20th सेंचुरी दिया है, 17th सेंचुरी दिया है, 18th सेंचुरी दिया है, 16th सेंचुरी दिया है। तो ये T.S. एलर्ट वही हैं जिन्होंने, T.S. एलर्ट वही हैं जो आपके पोएट्री सेक्शन का लेसन नंबर 7 लिखे हैं, जिसका नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। आप लोग को पता होगा मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, याद रखिएगा। इसको किसने लिखा है? तो T.S. एलर्ट ने, और बता रहा है कि ये किस सदी के कवि हैं, पूछ रहा है, तो 20th सेंचुरी, यानी ये 20वीं सदी के कवि हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नॉन एज, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच को जाना जाता है, जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच आया था उसको क्या चीज़ से जाना जाता है? सेकेंड लैंग्वेज से, न्यू इंग्लिश से, अमेरिकन इंग्लिश से, रिसीव्ड प्रोनंसिएशन से। तो इसको जाना जाता है रिसीव्ड प्रोनंसिएशन, देखिए यहाँ रिसीव्ड प्रोनंसिएशन से।
क्वेश्चन है 22 नंबर, और यहाँ क्वेश्चन करा है कि इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इस स्लाइड में बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाला गया है जो कई बार बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, इसलिए रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि 15वीं शताब्दी से लेकर अभी तक के इंग्लिश को क्या कहते हैं, तो मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि 449 AD टू 1066 AD ये ओल्ड इंग्लिश हो गया, याद रखिएगा, ओल्ड इंग्लिश, OE। ME मतलब मिडिल इंग्लिश। 1150 AD टू 1500 AD ये मिडिल इंग्लिश है। अब बात आती है मॉडर्न इंग्लिश, जिसको MO से मॉडर्न समझिए, E से इंग्लिश। 1500 AD टू टिल नाउ मतलब अब तक के अंग्रेजी को मॉडर्न इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। तो ये 1500 जो 15वीं शताब्दी है उस समय से लेकर अभी तक के इंग्लिश को क्या कहते हैं, तो मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्टलैंड लैंड, याद रखेंगे, द वेस्ट लैंड इज रिटन बाई डैश डैश। तो TS एलर्ट के द्वारा लिखा गया, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वहीं TS एलर्ट जो मैकाविटी लिखे हैं, मैकाविटी लिखे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश डैश दैन संस्कृत, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, C आंसर हो जाएगा, यंगर दैन संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 25 मैकबेथ एंड जूलियस सीजर इज आर रिटन बाई, ये किसके द्वारा, तो आप लोग जानते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, शेक्सपियर ने लिखा था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सावित्री इज रिटन बाई अरविंदो घोष, याद रखिएगा। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टूक प्लेस ड्यूरिंग, ग्रेट वोवेल शिफ्ट किस इंग्लिश के दौरान जो है कि अपना स्थान लिया भाई, तो मिडिल इंग्लिश, याद रखेंगे, मिडिल इंग्लिश के दौरान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 द 18th सेंचुरी इज नॉन एज द डैश डैश, 18वीं शताब्दी को जाना जाता है क्या चीज़ से, तो मैं आपको बता दूं कि 18वीं शताब्दी को अगस्टन एज के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने स्क्रीन पे, द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, मतलब अंग्रेजी के जो 3 पीरियड थे, मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश, यानी कि पहले ओल्ड इंग्लिश, फिर मिडिल इंग्लिश, फिर मॉडर्न इंग्लिश, इस तीनों पीरियड में किस पीरियड के टेक्स्ट को, लिखे हुए चीज़ को पढ़ने में और समझने में कठिनाई होती थी भाई, तो सब बता दूं मैं आपको, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के जो लेटर्स होते थे वह रूनिक अल्फ़ाबेट का यूज किया जाता था। रूनिक अल्फ़ाबेट एक ऐसा अल्फ़ाबेट होता था जिसके लेटर्स जो होते थे बिल्कुल आज के अल्फ़ाबेट से डिफरेंट होते थे। ये भी एक क्वेश्चन कर सकता है कि ओल्ड इंग्लिश में कौन से अल्फ़ाबेट लगते थे, तो याद रखिएगा रूनिक अल्फ़ाबेट। तो इसके जो लेटर्स होते थे बिल्कुल डिफरेंट होते थे। आज के युग में अगर इस अल्फ़ाबेट से कुछ लिख दिया जाए तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि ओल्ड इंग्लिश के टेक्स्ट को पढ़ने में भी और समझने में भी काफ़ी कठिनाई होती थी। ये 30 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि लैंगलैंड एंड चौसर बिलोंग टू डैश डैश पीरियड, किस पीरियड से लैंगलैंड और चौसर बिलोंग करते थे, तो ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश या फिर मिडिल इंग्लिश, तो बताएंगे आप लोग। तो आप अगर सोच रहे हैं कि आपका आंसर डी है तो एकदम करेक्ट है, ये मिडिल इंग्लिश के दोनों हस्ती थे, ये दोनों हस्ती थे, राइटर थे, बहुत ही अच्छे राइटर थे मिडिल इंग्लिश के, लैंगलैंड और चौसर जी। आप लोग झूठ मूठ में टेंशन लेके तैयारी करते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत टेंशन लो, चुपचाप आराम से पढ़ाई करो, वीडियो देख लो, टेंशन ख़त्म। कहने का मतलब है कि जब तक रहेगी ज़िंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तक रहेगी ज़िंदगी फुर्सत न होगी काम से, और थोड़ा सा समय निकाल लो और इस वीडियो को देख लो आराम से, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की कहानी ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, ये क्वेश्चन देखिए, ये पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है बताइए आप लोग। तो फर्स्ट ए में ऑप्शन है EM फॉरेस्टर, बी में ऑप्शन है
डब्ल्यू बी इट्स, इसमें ई एम फॉरेस्टर, टी एस एलॉट, डी एच लॉरेंस। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? चलिए बताइए, आपको बताया गया है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि आपका आंसर ए है तो करेक्ट है। देखिए आप लोग टेंशन लेके पढ़ाई मत कीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन 32 कि स्पेलिंग कॉलर COLOR कॉलर इज यूज्ड इन इंडियन इंग्लिश में कॉलर आता है कि फ्रेंच में आता है कि ब्रिटिश इंग्लिश में आता है या फिर अमेरिकन इंग्लिश में आता है। तो देखिए बाबूल, आप लोग लैपटॉप में या कंप्यूटर में गए होंगे ना, तो वहाँ पर आप लोग जब लिखते होंगे COLOUR तो उसको गड़बड़ कर देता होगा। इंडियन इंग्लिश सेलेक्ट होगा तभी COLOUR होगा, COLOUR ये इंडियन इंग्लिश में आता है। लेकिन कहीं कहीं अमेरिकन इंग्लिश सेलेक्ट रहता है तो वहाँ पर कॉलर का स्पेलिंग COLOUR न होकर के COLOR हो जाता है। यहाँ पर कॉलर का स्पेलिंग COLOR हो जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, याद रखना है। उसके बाद 32 क्वेश्चन आप लोग कर लिए एकदम हंसते खेलते। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्क्रीन पे। ये टोटल 80 क्वेश्चन है, इसको अगर देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन के क्लास में बोले थे कि सर एक बार 80 या 100 ऑब्जेक्टिव का स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्लियर कर दीजिए ताकि हम लोग वन शॉट में ही देख लें और कंफर्म हो जाए। तो ये आपके सामने है, इसको देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में, देखिए फिर आ गया हाइपेरियन एंड इंडीमियन। इंडीमियन जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया एक ऐसा पोएम है जिसकी प्रशंसा विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी किया था। इसको जॉन कीट्स ने लिखा था, उनका प्रमुख जो है कि ये इंडीमियन जो है लिखा हुआ है। तो ये जॉन कीट्स जी राइटर हैं जो आपके ओड टू ऑटम लिखे हैं, ओड टू ऑटम। इसको काफ़ी डिटेल्स में मैंने बताया है कि जॉन कीट्स 26 वर्ष के उम्र में ही मर गए थे क्योंकि इन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस की बीमारी थी और ये बीमारी इनको अपने माता जी से मिली थी। ट्यूबरक्यूलोसिस एक कम्युनिकेटेड डिजीज़ है जो पटता है, और 26 की उम्र में मर गए थे। इनको बॉक्सिंग काफ़ी पसंद थी और इनके पिताजी घुड़सवारी करते समय घोड़ा से गिर के मर गए थे, बताया गया था आप लोगों को। और मरते वक्त इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही बेहतर। जॉन कीट्स बोले थे कि मेरे मुंह से जो खून के बूंदे गिर रहे हैं ये खून के बूंदे नहीं हैं, ये मेरे मौत के डेथ वारंट है। मैं अपने मौत को पहचान गया हूँ। और खांसते खांसते मुंह से इनका ब्लड आ गया और उसके कुछ देर बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखेंगे ये बात। ये क्वेश्चन है ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तो मैं आपको बता दूं इनफ्लेक्शन आंसर हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं आप 35 नंबर क्वेश्चन, ओलिवर गोल्ड स्मिथ इम्फेसाइज्ड ऑन द प्यूरिटी ऑफ, यानी ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो थे वह किसके शुद्धता के बारे में बताए थे? तो विलेज लाइफ के शुद्धता के बारे में वो बताए थे कि विलेज लाइफ सिटी लाइफ से अच्छा होता है, शुद्ध होता है, प्यूरिटी वहाँ होती है। अरे शहर में तो बहुत प्रॉब्लम है भाई, प्यूरिटी नाम का चीज़ कुछ है नहीं, ना एयर प्यूरिटी है, ना भोजन प्यूरिटी है, ना ही जो है कि प्यूरिटी वाले इन्वायरमेंट हैं। मजबूरी में लोग शहरों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। गाँव में जो नहर पर लहर लेने का मज़ा है वो शहर में है ही नहीं। तो मैं देखिए आपके सामने आ ही गया 36 नंबर क्वेश्चन कि द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के राइटिंग सिस्टम क्या थे भैया? तो मैं बताया था ना कि ओल्ड इंग्लिश में कैंटिस, सेल्टिक, सेक्सन या रूनिक, कौन से अल्फ़ाबेट का यूज होता था? तो याद कर लीजिए, रूनिक अल्फ़ाबेट ये ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था। बड़ी कठिन था, आपको ऑफलाइन क्लास में बताया भी गया है। जो लोग हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट होंगे, अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वे समझ रहे होंगे कि रूनिक अल्फ़ाबेट कैसे होता है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें रूनिक अल्फ़ाबेट भी आप लोग को दिखा दूंगा कि कैसे होता था। ये क्वेश्चन है 37 आपके सामने। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट ए सीरीज ऑफ चेंजेज इन, यानी ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है कौन से परिवर्तन का सीरीज ले आया? तो प्रोनंसिएशन, उच्चारण जो है कि काफ़ी चेंज हो गए। कब? जब ग्रेट वॉवेल शिफ्ट हुआ तब। देखिए आ ही गया, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। देखिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द डैश डैश ईयर।
प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में कब इंट्रोड्यूस हुआ भाई? तो 1066, 1857, 1476, 1605। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि 1476 एडी में, तो एकदम बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपका यही आंसर है कि 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद इंग्लिश की गति काफ़ी तीव्र हो गई और काफ़ी तीव्र गति से इंग्लिश का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 और आपके सामने स्क्रीन पे पूछ रहा है कि इंग्लिश इज ए डैश डैश द विंडो टू द वर्ल्ड। याद रखेंगे, इंग्लिश जो है संसार की खिड़की है। एक ऐसी भाषा है जहाँ से हम लोग जिस तरह खिड़की से सब कुछ झांक के देख लेते हैं, उसी तरह इंग्लिश एक ऐसी भाषा है यदि नॉलेज हो तो हम लोग कहीं भी संसार को झांक सकते हैं, कहीं भी संसार को देख सकते हैं। एक कहावत सुने हैं ना कि इंग्लिश इज अ मल्टीमीडिया लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इफ यू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश देन यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्टेड इंग्लिश एज ए मदर टंग, सेकेंड लैंग्वेज। 3 फॉर्म्स में इंग्लिश को हमारे विश्व में बोला जाता है। अधिकतर पॉपुलेशन जो है अंग्रेजी को 3 फॉर्म में बोलती है, एक्सेप्ट किए बहुत सारे देश, और आपको बताया जाएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने स्क्रीन पे है, और इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट डैश डैश फैमिली। प्राचीन जो कौन से जगह थे जहाँ से, जिस परिवार से इंग्लिश लैंग्वेज जो है कि बिलोंग करता है? तो मैं आपको बता दूं कि इंडो यूरोपियन। इंडो का मतलब इसमें इंडिया भी है और यूरोप भी है, याद रखिएगा। यहाँ से इंग्लिश बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है स्क्रीन पे। कह रहा है कि द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड द एरा। एरा का मतलब युग होता है, ऑफ डैश डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू इंग्लिश। याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और समय कम है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा तेज़ी में इसको समझते चलते हैं, इधर उधर की बातें थोड़ा कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच, ये देखिए, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नॉन एज। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच को जाना जाता है, जब वो आया था तो उसको जाना जाता है भाई क्या चीज़ से? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन से। नॉन नेटिव लैंग्वेज, ये रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, नॉन नेटिव लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज। तो मैं आपको बता दूं कि 42 जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए होगा, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ये है आपके सामने 43 नंबर क्वेश्चन। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ। रोमांटिक रिवाइवल किससे जुड़े हुए हैं भाई? तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी से जुड़े हुए हैं। एक बार चैनल पे नए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बंकिम चंद्र चटर्जी, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका पूरा नाम था, रोट राजमोहन्स वाइफ। ये एक बुक का नाम, नोवेल का नाम है, इंडियन नोवेल है। द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश, ये प्रथम इंडियन नोवेल है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, राजमोहन्स वाइफ, राजमोहन की पत्नी। तो भाई कब लिखा था जानना ये है 44 में। तो मैं आपको बता दूं कि 1857 में, आप आंसर बताइए, 1914 में या फिर 1864 में या 1847 में। तो आपका करेक्ट आंसर सी नंबर है, याद रखना है। आपके सामने है नेक्स्ट स्लाइड और क्वेश्चन नंबर 45। द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स। ओल्ड इंग्लिश के जो शब्द होते थे या ओल्ड इंग्लिश की जो भाषा होती थी वह बिल्कुल डिफरेंट होती थी, क्योंकि इसके स्पेलिंग और वैकेबुलरी के कारण, ओरल लैंग्वेज के कारण, लिंग्विस्टिक एपीएल कारण, राइटिंग स्किल्स के कारण। तो आप लोग बताएंगे 45 का करेक्ट आंसर। तो स्पेलिंग भी बिल्कुल अलग इसका होता था और वैकेबुलरी भी इसकी जो है कि बिल्कुल अलग होती थी, और इसमें रूनिक अल्फ़ाबेट का यूज किया जाता था, इसलिए इसका आंसर ए होगा करेक्ट। देखिए ये 46 क्वेश्चन है, और रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। विलियम वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक रिवाइवल के नाम से भी जाना। 47 क्वेश्चन आपके सामने। द डैश डैश हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स
यहाँ देखिए ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसका आंसर हो जाएगा रीनायसेंस। यहाँ देखेंगे रीनायसेंस, ये नंबर आंसर। नेक्स्ट स्लाइड और 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन। देखिए मैं बोला था ना कि विश्व में, पूरे विश्व में इंग्लिश को 3 फॉर्म में बोला जाता है। एक मदर टंग या मदर लैंग्वेज के रूप में, सेकंड लैंग्वेज के रूप में, और फिर फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। तो ये कह रहा है कि जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इंडिया, अफ्रीका, चाइना, न्यूजीलैंड, इनमें से किस देश में इंग्लिश को एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है? तो मैं बता दूं आपको कि इसका आंसर चाइना होगा। चाइना में इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा के रूप में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। द एंग्लो सैक्सन्स यूज डैश डैश लैंग्वेज। ये जो एंग्लो सैक्सन्स थे ये किस भाषा का यूज करते थे? ग्रीक का कि लैटिन का कि जर्मेनिक का कि पर्शियन का? तो मैं आपको बता दूं 49 का आंसर जर्मनिक होगा, सी आंसर होगा। इसी भाषा का ये एंग्लो सैक्सन यूज करते थे। क्वेश्चन है 50 नंबर। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश एमर्ज्ड। नए प्रकार के अंग्रेजी, एमर्ज्ड मतलब उत्पन्न हुए, आफ्टर द क्लोनिज। क्लोनिज का मतलब मैं आपको बता दूं हिंदी में उपनिवेश होता है। और उपनिवेश किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है, 10वां में पढ़े होंगे कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर शासन कर वहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, तो कमज़ोर देश जो होते हैं ना, उनको वो जो शक्तिशाली देश है जिसका शासन है, उस कमज़ोर देश को उसका उपनिवेश कहा जाता है। जैसे रेलवे का अधिकार जहाँ जहाँ रहता है वहाँ लिख देता है रेलवे कॉलोनी। तो अंग्रेज़ों ने हमारे देश में कॉलोनीज बनाए थे, विश्व में कई जगह बनाए थे। तो ब्रिटिश एम्पायर के समय यानी ब्रिटिश साम्राज्य के समय क्या चीज़ के बदौलत नए वैरायटी की अंग्रेजी इमर्ज्ड हुए? जब कॉलोनीज की स्थापना उसके बाद, तो फ्रीडम के तहत, स्वतंत्रता के तहत। अगर स्वतंत्रता नहीं होती तो ऐसा नहीं हुआ होता। कह रहा है कि 51 नंबर क्वेश्चन, टुडे माने आज, कौन इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज है? तो याद रखेंगे अमेरिकन इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है भाई? सावित्री लिखा है कि द हार्प ऑफ इंडिया लिखा है कि मेकबेथ लिखा है कि गीतांजलि लिखा है? तो मैं आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर सावित्री नहीं लिखे हैं, द हार्प ऑफ इंडिया नहीं लिखे हैं, मैकबेथ नहीं लिखे हैं, तो इन्होंने क्या लिखा है? गीतांजलि नामक पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और ये आप याद रखिएगा, पहले से भी जानते होंगे। एक कहावत है कि सुनाऊं तुझे मैं क्या वतन की कहानी, जो कल लूटते थे वतन की जवानी, वहीं आज नेता बने हैं वतन के, और दिल्ली बनी है घूसखोरों की राजधानी, बिहार बनी है घूसखोरों की राजधानी। आप लोग देख रहे हैं बीपीएससी के छात्रों के साथ किस तरह की व्यवस्था बिहार में अपनाई जा रही है। न जाने उन छात्रों का क्या दोष है कि इस ठंडी में उन पर पानी और लाठियां बरसाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से कि आखिर बिहार सरकार चाहती क्या है? कैसा लोकतंत्र है ये जहां पर छात्रों के साथ इस तरह का अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है? आखिर छात्र का क्या कसूर है? आप लोग भी विद्यार्थी हैं, विचार करेंगे। और यू आर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप लोग भारत के उज्जवल भविष्य है। तो बेटा सोच समझ करके जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से देखेंगे, मेरे बातों पर गौर फरमाएंगे, और आने वाले भविष्य में कितनी बेरोजगारियां हो रही हैं इस पर भी विचार करते हुए मन लगा के पढ़ाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने स्क्रीन पे कि हु रोट आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड मैन किसने लिखा है? तो मैं आपको बता दूं कि जीवी शॉ ये राइटर हैं, इन्होंने ही लिखा है आर्म्स एंड द मैन, जिनका पूरा नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कहावत सुने होंगे। 54 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले तनी सुन लीजिए कि जिस नाव का माझी पागल हो पतवार बदल कर क्या होगा। जिस नाव का माझी पागल हो पतवार बदल कर क्या होगा, जिस राज्य का राजा चोर हो रजवाड़ बदल कर क्या होगा।
तो भाई कितनी अच्छी बात है, चाहे वह जनता दल यूनाइटेड के नीतीश जी हों, देखिए आरजेडी के लालू यादव जी हों, या बीजेपी के हमारे मोदी जी हों, जिनकी भी सरकार जीतती है, कोई भी इसमें से जीता है, दोनों में से कौन हो, जेडीयू के नीतीश चाचा ही कुर्सी संभालते हैं। इनके पांचों उंगली में घी है, याद रखिएगा। चाहे आरजेडी जीते चाहे बीजेपी जीते, कुर्सी तो हमारे जेडीयू साहब की ही रहेगी, जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी। इसलिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कृपया ध्यान देंगे, यदि गलती से यह वीडियो आप तक भी पहुंच जाती है तो ध्यान देंगे बिहार के छात्रों के भविष्य पे कि क्या करना है उनके साथ, क्या नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन है कि द राइटिंग सिस्टम, आइए, इन ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश डैश अल्फ़ाबेट। मैं बोला था ना कि ओल्ड इंग्लिश में किस अल्फ़ाबेट का यूज होता था, तो आप लोगों को बताया गया है रूनिक अल्फ़ाबेट। ये बिल्कुल डिफरेंट होता था, अलग होता था, मॉडर्न इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश से अलग ही अल्फ़ाबेट होता था, जो ओल्ड इंग्लिश 449 से लेकर 1066 तक यूज किया गया। उसके बाद इसमें बहुत सारी बदलाव हुई। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि हम वतन के नौजवान हैं। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग भी यही चीज़ कहिएगा कि हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा वह हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मो सितम, और आसमां में बिहार का झंडा, भारत का झंडा उम्र भर लहराएगा, उम्र भर लहराएगा। तो आइए, ये क्वेश्चन है कि ग्रेट वोवेल शिफ्ट ब्रॉट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंजेज इन डैश डैश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वोवेल्स। भाई ग्रेट वोवेल शिफ्ट जब लाया गया तो क्या चीज़ के सीरीज में परिवर्तन हुए, बदलाव हुए? तो आप लोगों को बताया गया है कि यह स्पेलिंग में बदलाव हुआ, नहीं हुआ, ओरल में हुआ, नहीं हुआ, रिटन हुआ, नहीं हुआ, तो कौन सी में बदलाव हुआ? प्रोनाउंसिएशन में, याद रखिएगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। एक बात बता दें बाबू कि दूसरों की सौभाग्य देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपका स्थान लेने का उत्सुक है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना भी एक बड़ा हुनर है। जिस इंसान को सबकी खुशी अपनी खुशी लगती है वो कभी दुखी नहीं रह सकता है। इसलिए सबकी खुशी में ही अपनी खुशी बनाइए। आइए देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में कब इंट्रोड्यूस हुआ, इंग्लैंड में कब परिचित हुआ? तो 1476 आपको बताया गया है, 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे 57, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। इंग्लिश इज ए डैश डैश, तो विंडो टू द वर्ल्ड, ये संसार की खिड़की की है। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो संसार की खिड़की है, जहाँ से हर चीज़ को देखा जा सकता है। एक बात याद रखिएगा, पढ़ते पढ़ते तो बहुत कुछ किताबी भाषा पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसे ज़िंदगी पास कर ली जाए। परीक्षा पास करना तो यूँ चुटकी का कमाल है। चालाकियों से किसी को कुछ देर तक मोहित किया जा सकता है, चालाकियों से किसी को कुछ देर तक मोहित किया जा सकता है, पर दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज बनना जरूरी है। सरल और सहज बनिएगा ना, तभी किसी का दिल जीत पाइएगा। और जब किसी का दिल जीत लीजिएगा ना, तो फिर कुछ जीतने की ज़रूरत ही नहीं है, समझिए सब कुछ आपका है। देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे 58। हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। वाह क्या बात है, आपके सामने स्क्रीन पे है, और ये चीज़ आप लोग ऑफलाइन के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कि भाई द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स किसने लिखा है? तो टी.एस. एलॉट जी नहीं, डी.एच. लॉरेंस जी नहीं, और के.एन. दारूवाला जी नहीं, ये कमला दास, ये इंडियन पोएटेज हैं, कवित्री हैं। कमला दास जी इंडियन हैं, और ये पहले हिंदू थी, बाद में मुस्लिम बन के कमला सुरैया हो गई। कमला सुरैया, इनका अंतिम किताब था यस अल्लाह, ये भी याद रखिएगा, यस अल्लाह, कमला सुरैया ने लिखा था अंतिम। जानते हैं बाबू, किसी के साथ हम वक्त भूल जाते हैं, किसी के साथ हम वक्त भूल जाते हैं, और कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है। यही तो दुनिया है।
यही दुनिया है कि किसी के साथ हम वक्त भूल जाते हैं और कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है। ये याद रखिएगा बात हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 59 कि इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट डैश डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो इसका आंसर इंडो यूरोपियन होगा, मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नोन एज। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच आया था तो वह जाना जाता है कौन चीज़ से? फॉरेन लैंग्वेज से, सेकंड लैंग्वेज से, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन से, या फिर तो मैं बता दूं आपको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन से। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपको बता दूं, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि जब आंसू आपके हों और पिघलता कोई और हो, जब आंसू आपके हों और पिघलता कोई और हो तो समझ लेना वह रिश्ता उच्च कोटि का है। फिर चाहे वो रिश्ता प्रेम का हो या मित्रता का, रिश्ते उन्हीं से रखें जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, औकात नहीं। बहुत लोग औकात दिखाने लगते हैं, उस तरह के व्यक्तियों से रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आंसू आपके हों पिघल कोई और जाता हो तो समझ लेना कि वही रिश्ता उच्च कोटि का है। फिर आपके सामने स्क्रीन पे बंकिम चंद्र चटर्जी रोट द राजमोहन वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोवेल 1864 में, याद रखना है। ये क्वेश्चन है 63 और कह रहा है कि द 18th सेंचुरी इज नॉन एज द डैश डैश। तो अगस्टन एज के नाम से 18th सेंचुरी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने स्क्रीन पे है और इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि ये मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज। तो भाई ये आंसर डालिए ना, ये ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ये आपका आंसर हो गया। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आपकी बात नहीं समझे ना तो समझाइए ही मत। अगर आपकी कोई बात नहीं समझे तो समझाइए मत, क्योंकि कुछ बातें समझाने पर नहीं, खुद पर बीतने पर समझ आती है। खुद पर बीतती है ना तो समझ में आ जाती है। इसलिए अभी से समझाया जा रहा है आप लोगों को कि आप लोग समझ के पढ़ लो, सीख लो। नहीं समझोगे, खुद पर बीतेगा तो समझ में आ जाएगी। 65 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने और कह रहा है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इन्फ्लेक्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशंस टू द डैश डैश नोवेल, नॉन फिक्शन राइटिंग, पोएट्री, इंग्लिश स्टेज। तो ये आपका आंसर इंग्लिश स्टेज होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है स्क्रीन पे, हु रोट हकलेबरी फिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 67। तो ये मार्क ट्वेन जो थे उन्होंने ही इसको लिखा था, याद रखना। कह रहा है कि द डैश डैश 68 क्वेश्चन हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। तो बाइबल, कुरान, महाभारत, रामायण। अरे भैया तो आप लोग इसको दिमाग से भी बना सकते हैं। कुरान उर्दू में है, महाभारत संस्कृत में, रामायण संस्कृत में, हिंदी में है। तो बाइबल ही हो सकता है इसका आंसर। इसने ही हेल्प किया था सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। ये देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन कि मैकबेथ और जूलियस सीजर को किसने लिखा था। तो मैं बता दूं शेक्सपियर ने लिखा था। ये ऑप्शन याद रखेंगे सी। 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और रिपीटेड क्वेश्चन है कि ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश डैश वर्ड। तो ड्रामा को आप लोग खूब याद कर लो कि ग्रीक वर्ड से आया था और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। ग्रीक यूनान का एक भाषा है जिसको ग्रीस देश के नाम से भी जाना जाता है। यूनान का लैंग्वेज है ग्रीक, और यहीं से ड्रामा शब्द आया। एक कड़वा सच मैं आपको बताऊंगा कि चेहरा साफ मन में दाग दाग, सामने ताली पीठ पीछे गाली, मुंह पे आप पीठ पीछे सांप। यही है आजकल का बढ़ती हुई रिवाज, याद रखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन, हु रोट तुगलक। एक्चुअली ऑफलाइन क्लास में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें
किताब के अतिरिक्त बताई जाती है, जैसे कि आप लोग जो ऑफलाइन के हमारे छात्र होंगे वो जानते हैं। यहाँ भी मुंह रुक नहीं रहा है, इसलिए कुछ न कुछ मैं बोल ही दे रहा हूँ। तो ध्यान देंगे कि तुगलक पुस्तक किसने लिखा? तो गिरीश कर्नाड, ये याद रखेंगे, तुगलक यहीं लिखे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आप लोग अभी तक वीडियो पर बने रहे और इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाइयां हैं। और क्वेश्चन समझाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस जगत में कुछ टूटे या न टूटे, इस जगत में कुछ टूटे या न टूटे, लेकिन सबका घमंड एक दिन जरूर टूटता है। यही मनुष्य जीवन का सत्य है। इसलिए बाबू घमंड नहीं करना है। दुनिया में सब कुछ कीजिए, घमंड नहीं कीजिए। रावण का तो घमंड रहा ही नहीं, तो आपका हमारा कैसे रहेगा? इसलिए घमंड शब्द नहीं करना है, घमंड शब्द अपने जुबान पे नहीं लाना है। तो आइए 72 नंबर क्वेश्चन समझते हैं कि व्हाट हैज़ इनरिच्ड द वोकाबुलरी ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ दिया है गिविंग, ब्रोइंग, विथड्रॉइंग, डिपॉजिटिंग। याद रखिएगा, तो 72 का आपका आंसर बोरोइंग हो जाएगा। बहुत सारे शब्द इंग्लिश में लाए गए, बहुत सारी भाषाओं से, और इंग्लिश के वोकैबुलरी को इनरिच्ड मतलब काफ़ी समृद्ध बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 73, और हु रोट मैकफेलकेनो। इसको किसने लिखा है भैया? तो ये जॉन ड्राइडन जी थे, उन्होंने ही लिखा था मैकफेलकेनो, याद रखेंगे। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है डैश डैश वाज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश। इनमें से कौन? लैटिन, संस्कृत, स्कैंडिनेवियन, ग्रीक, कौन जो है कि मिडिल इंग्लिश पर गहरा प्रभाव डाला? तो मैं आपको बता दूं कि एक कहावत है कि खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनसे कभी न टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, रिश्ता बन जाता है। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी टूटते ही नहीं, ऐसा रिश्ता बन जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन में जिससे भी रिश्ता बनाएं हमेशा बरकरार रखें। जैसे कि हमारे छात्र छात्राएं, अभी मैंने फेयरवेल नहीं किया है, अगर मैं करता हूँ तो आप लोगों से एक ऐसा रिश्ता रहे कि आप हमेशा हमें याद रखें और हम आप लोगों को याद रखें। हमारे हर दुख सुख में आप काम में आएँ, आपके हर दुख सुख में हम काम में आएँ, इस तरह के रिश्ता बरकरार होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 74 नंबर क्वेश्चन जो है मिडिल इंग्लिश पर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस मैंने प्रभाव डाला था, और वो कौन सा था? लैटिन भाषा था कि संस्कृत भाषा की, स्कैंडिनेवियन था कि ग्रीक था? तो 74 का जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, लैटिन, ए नंबर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आपके स्क्रीन पे है। हम लोग अब अंतिम क्वेश्चन 80 तक के बहुत ही नज़दीक हैं और बहुत जल्दी हम लोग 80 तक पहुंचेंगे। आइए क्वेश्चन समझते हैं 25। जैसे दिया है कि द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शंस इज ऑफ डैश डैश टाइप्स। एंग्लो सेक्शंस के जो लिटरेचर होते थे किस टाइप के होते थे? पॉलिटिकल थे, यहाँ देखिए पॉलिटिकल थे, रिलीजियस थे, कॉमेडी थे, या सेंटिमेंटल थे? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा 75 का आंसर आपका बी होगा, रिलीजियस होगा। और एक बात मैं कहूँगा कि भगवान से प्रेम करने और मनुष्य से प्रेम करने में क्या अंतर है? आप लोगों को पता है? भगवान से प्रेम करते हैं और मनुष्य से प्रेम करते हैं तो क्या अंतर है? तो मनुष्य से प्रेम करने पर वो हमारी कमजोरी बन जाता है। मनुष्य से ज़्यादा प्रेम, इतना ना दिल लगा लीजिए कि वह कमजोरी बन जाएगा। लेकिन भगवान से प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, वो हमारी ताकत बन जाता है, ताकत। क्योंकि ईश्वर हमेशा हम लोग के साथ रह सकते हैं और रहते भी हैं। जब जहाँ खोजिए वहाँ आपके हृदय में निवास करते हैं ईश्वर। इसलिए ईश्वर से प्रेम कीजिए। और ये आपके सामने है 76 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगन विथ द कमिंग ऑफ डैश डैश द फ्रॉम यूरोप टू मेनलैंड ब्रिटेन। तो ये इसका आंसर एंग्लो सेक्शंस हो जाएगा, याद रखेंगे, एंग्लो सेक्शंस। और मैं आपको बता दूं कि जिसे घुटने मोड़कर सोना आ गया, जिसे घुटने मोड़कर सोना आ गया, मतलब सोना आ गया घुटने को मोड़कर, जीवन में कोई भी चादर कभी छोटी उसको नहीं पड़ेगी। इसलिए उतनी पांव पसारिए जितनी चादर होए।
ये कहावत ख़राब नहीं है। चलिए, यह एक क्वेश्चन है जो काफ़ी कॉमन सेंस वाला है और इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहेंगे। अनेक शब्दों का एक शब्द, जैसे जिसकी 4 भुजाएं हों चतुर्भुज कहते हैं। द चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड ऑर्फेन कहते हैं, मतलब जो बच्चा जिसके माँ बाप मर गए हों अनाथ कहलाता है। उसी तरह इसमें पूछ रहा है कि वन हु राइट्स अ ड्रामा इज कॉल्ड, जो ड्रामा लिखते हैं उनको क्या कहते हैं। तो मैं बता दूं, एसेइस्ट नहीं, लेख लिखने वाले को कहते हैं नोवेलिस्ट, ये उपन्यास लिखने वाले को कहते हैं। इसके आंसर प्ले राइट हो जाएगा, नाटककार। नाटककार, क्योंकि ड्रामा माने नाटक ही होता है और नाटक लिखने वाले को नाटककार कहते हैं। तो इसका आंसर डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है और हम लोग बहुत नज़दीक हैं 80 के। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन, तो आप लोग को उसी समय हम बताएं कि रिपीटेड क्वेश्चन है या कई बार पूछा जा चुका है। तो संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, ये तीनों से मच यंगर है अंग्रेजी। 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि हु वेयर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शंस। हु वेयर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शन, तो एंगल सेक्शंस, ज्यूट्स, इन सबको एंग्लो सेक्शंस के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑल द 3 आंसर हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, आगे मैं बताता हूँ। ये आपका 80 नंबर क्वेश्चन और अंतिम नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है। मैं ज़रूर बताऊँगा इसको, थोड़ा सा इसको देख लें हम लोग कि जिनका स्वभाव अच्छा होता है ना, उन्हें प्रभाव कभी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। जिनका स्वभाव अच्छा होता है उन्हें कभी प्रभाव दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। लड़िए रूठिए पर बातें बंद न कीजिए। लड़िए भी, रूठिए भी, एक दूसरे को मनाइए, लेकिन बातें कभी बंद न कीजिए। बातों से अक्सर उलझने सुलझ जाती है, गुम होते हैं शब्द, बंद होती है जुबां, संबंध की डोर ऐसे और उलझ जाती है। इसलिए संबंध बनाए रखिए। याद रखिएगा हमारी बात। मैं उपेंद्र मिश्रा पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ITC इंग्लिश क्लासेस में। और आप यदि वीडियो पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके पास यदि वीडियो पहुंच ही गया है तो एक कमेंट जरूर कर दीजिए, उससे हमारी उत्साह बढ़ेगी, उससे हमारे ताकत बढ़ेगा, उससे हमारे अंदर जुनून आएगा कि मैं इस तरह के वीडियो बना बना के आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर सफलता पाएंगे, एकदम सक्सेस जीवन में होंगे। आप इस वीडियो को देखिए, अपनी परीक्षा को जरूर सोल्व कर पाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले स्लाइड प्रोज सेक्शन के साथ, और वो भी 80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन का होगा, उसको भी कंप्लीट कीजिएगा। फिर पोएट्री सेक्शन के साथ मिलेंगे, उसको भी कंप्लीट कीजिएगा। धन्यवाद।